मेजर जनरल एमजे जाफरी साहब का थर्ड पे कमीशन में कोई योगदान नहीं था, क्योंकि वो पे कमीशन आउट होने के 29 दिन बाद असम राइफल में पोस्टिंग आए थे। तो कहां पर उनका योगदान हो सकता है? दोस्तों नमस्कार। जो इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था और उसमें मैंने कहा था कि जो हमारे डीजी थे लेफ्टिनेंट जनरल भूपिंदर सिंह साहब, और उनका असम राइफल में बिल्डिंग बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बाद उस वीडियो में कई लोगों ने अपना कमेंट लिखा था और उसमें एक हमारे आरबी छेत्री साहब हैं, उन्होंने भी कमेंट लिखा था। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को दिल को चोट पहुंचाना, किसी को दिल को दुख पहुंचाना या किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं पा रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद एक ही है कि सत्य को सामने लाना। फर्स्ट पे कमीशन जो था 1946 में बैठा था और एक साल बाद जनवरी 1947 में उसने अपनी रिपोर्ट दी थी और वो पे कमीशन लागू हो गया था। और उसमें सबसे पहले जो बेसिक पे थी 30 रुपया बेसिक पे और 25 रुपया डीए के तौर पर उनको दे करके टोटल 55 रुपया पे फिक्स की थी। और सेकंड पे कमीशन जो था, सेकंड पे कमीशन 1956 में बैठा था और उसको 2 साल बाद 1959 में 1959 में वो लागू हुआ था। लेकिन उसमें भरण पोषण के लिए परिवार के पालन पोषण के तौर पर उनको थोड़ा बहुत कुछ राहत दी गई, लेकिन उसमें बड़ा बदलाव नहीं आया। लेकिन उस पे कमीशन की जो कमेटी थी, उस कमेटी ने उसमें सरकार को कई सुझाव दिए, जिसमें कहा गया कि एक कमेटी बना करके इसमें सभी विचार किया जाए और हर जगह इसको निरीक्षण किया जाए, हर जवान हर पद से मिल करके रैंक वाइज और इनकी तनख्वाह दी जाए। लेकिन वो उसमें दूसरे पे कमीशन में ये नहीं हुआ। लेकिन जो तीसरा पे कमीशन आया था, तीसरा पे कमीशन खास करके 1970 में बैठा था और 1 मार्च 1973 को वो आउट हुआ और उसकी रिपोर्ट जो थी पिछले दूसरे पे कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें जो सुझाव दिए गए थे उसमें वो लागू किया गया और रैंक वाइज खास करके उसमें 195 से लेकर और 2000 तक, अधिकतम 2000 और कम से कम 195 जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्स थे उनके बेसिक पे 195, आर्मी के जवानों के पे 200 रुपया, और उस हिसाब से पे फिक्सनेशन किया था। इसमें मेजर जनरल एमजे जाफरी साहब का कोई लेना देना नहीं था। अब मैं बताता हूं आप लोगों को कि एमजे जाफरी साहब असम राइफल में आए कब थे। खास करके जो एमजे जाफरी साहब थे वो 30 मार्च 1973 को, जबकि पे कमीशन आउट कब हुआ था? 1 मार्च को पे कमीशन आउट हुआ था 1973 में। और एमजे जाफरी साहब कब आए थे? 30 मार्च 1973 को वो असम राइफल में आए थे और 29 फरवरी 1976 को 2 साल 9 महीना 29 दिन की सेवा असम राइफल को देने के बाद वो पोस्टिंग चले गए थे। अब सवाल उठता है, इस ड्यूरेशन के बीच में कौन था, किसने ये पे कमीशन को हैंडल किया था? इस पे कमीशन को हैंडल करने वाले खास करके भीएम तुल्ली साहब थे। मेजर जनरल भीएम तुल्ली उस समय आईजी थे
और उनका कार्यकाल एक्चुअली अब वो 1968 में असम राइफल में आए थे। 20 फरवरी 1968 को असम राइफल में आए थे और 19 मई 1972 तक वो असम राइफल में रहे और 4 साल 2 महीना 29 दिन उन्होंने असम राइफल में सेवा की। तो इसमें जो मेजर जनरल एमजे जाफरी साहब थे उनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो तो उस टाइम में थे ही नहीं और चले गए थे। अब रहा तुल्ली साहब ने क्या किया क्या नहीं किया। 1962 की लड़ाई में असम राइफल का बहुत बड़ा योगदान था, जिसमें खास करके नेफा बटालियन जो थी और जिसको एसी रेंज बोला जाता था उस समय, और उस समय की खास करके 4 पलटनें थी वहां पर। 5 असम राइफल, 9 असम राइफल, 11 असम राइफल और 2 असम राइफल। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान 5 असम राइफल ने उठाया था, क्योंकि 5 असम राइफल का जो था खरसंगला से लेकर के जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है इसमें सबसे पहला अटैक आया था और अनजान थे उस समय लोग, और सबसे बड़े कम से कम आप 90 के यानी 80 से लेकर 90 जवान तक वहां पर शहीद हुए थे और कई जवानों को बंदी बनाकर ले गए थे। इस 62 साल की लड़ाई में और उसमें जो सभी बटालियनों ने भाग लिया, एसी रेंज वालों ने, और उनके कई आदमी शहीद हुए और कई एनसीओ शहीद हुए, कई जवान शहीद हुए, कई जेसीओ शहीद हुए और कुछ बचे कुछ लोगों को सेना बंदी बना करके अपने साथ ले गया। जब उनको वहां ले जाके पूछताछ की गई उनसे तो यूएन में पता चला कि ये बिगर टोकन की फौज, ये कौन सी फौज है, इंडियन आर्मी तो है नहीं। तो उसके बाद असम राइफल को पेबुक लागू हुआ। पेबुक लागू नहीं तो उससे पहले एक लॉन्ग रूल बनता था। उस लॉन्ग रूल में तनख्वाह लेते थे और उस हिसाब से राशन पानी का सब उसके बाद असम राइफल में ये सुविधा दी गई। अगर उस टाइम में जो मेजर जनरल भीएम तुल्ली साहब थे उन्होंने बहुत अच्छा फोकस किया होता, उन्होंने अपने अच्छे ढंग से ड्यूटी निभाई होती और असम राइफल के प्रति नाम निशान और नमक का देखते हुए काम किया होता तो उस समय बहुत सुनहरा मौका था असम राइफल को डिफेंस में डालने का। और असम राइफल ने जितना काम किया 1962 की लड़ाई में, अगर असम राइफल इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं देती सेना पूरा 7 सेक्टर को हड़प लेता। और जो ये 7 स्टेट हैं, इन 7 स्टेटों का नक्शा इंडिया के नक्शे से गुम हो जाता, लापता हो जाता। ये इंडिया में था भी, ये भी सपने में नहीं रहता। तो जिन लोगों के मन में ये बातें हैं कि खास करके एमजे जाफरी साहब ने किया, एमजे जाफरी साहब ने कुछ नहीं किया और न तुल्ली साहब ने किया। और उसके अलावा जिसको भी इस पे कमीशन में, 3rd पे कमीशन के टाइम में, क्योंकि 1962 की लड़ाई के बाद का पहला पे कमीशन था जिसमें ये इस प्रकार की सुविधाएं दी गई थी। उसके अलावा जिस अफसर को भी इस पे कमीशन में अपनी रिपोर्ट सीमित करने के लिए डिटेल किया था, उन्होंने भी कोई भूमिका नहीं निभाई, कुछ काम नहीं किया। इसीलिए अगर ये काम किया होता असम राइफल आज इन जंगलों में पड़ी नहीं होती और वो कब का डिफेंस का हिस्सा बन करके 154 लगभग कम से कम उसको 54 या 55 साल हो जाते आज तक। तो इसी से स्पष्ट दिख रहा है कि किसी ने कोई काम नहीं किया उसके लिए। अब मैं खास करके उसमें सुशील कुमार साहब को छोड़ करके और जो वर्तमान डीजी साहब हैं
उनके ऊपर भी हम आस लगा के बैठे हुए हैं। क्यों आस लगा के बैठे हुए हैं, ये छोटा सा मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। उन्होंने आते ही जो जो ये काम किए हैं, ये सराहनीय काम किए हैं, खास करके जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके सम्मान में, और एक्स सर्विसमैनों के साथ, नायर साहब के साथ बात करने में, इसमें जो भी उन्होंने रुचि दिखाई है। उसके अलावा परसों वो देहरादून आए थे और IMA में हमको पता चला कि उसके बाद हमने DGR से ADC साहब का कांटेक्ट नंबर लेकर के उनसे कांटेक्ट किया, और खास करके उन्होंने कहा, मिलना चाह रहे थे हम, तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने DG साहब से बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पर सॉरी अभी उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है मिलने के लिए, क्योंकि उनकी 4 बजे फ्लाइट है, वो निकलने वाले हैं। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हम आप 2 मिनट के लिए फेस टू फेस होना चाहते हैं आपके साथ। तो उन्होंने बोला फेस टू फेस ठीक है, लेकिन पब्लिक प्लेस में हम खड़े रह के बात करेंगे वो भी अच्छा नहीं लगता, फिर मेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा, आप लोगों को छोड़ छाड़ के भागने से मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। उससे अच्छा है कि आप दिल्ली में, मैं जब भी आऊँगा आप मुझे मिलना चाहते हैं तो दिल्ली में आराम से ऑफिस में बैठ करके बात कर लेंगे। तो जब वो इतना रुचि दिखा रहे हैं इनके इस सब कामों के लिए, हमारे वर्तमान DG साहब के इन सब कामों के लिए और इन सब रुचि दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं सर आप। इसके अलावा एक खुशखबरी है, आसाम राइफल के कम से कम 15 ऑफिसर और आज पासिंग आउट हुए हैं। मैं उन सभी से भी आग्रह करता हूं कि आप यूनिट में जाकर के आसाम राइफल के हित में, आसाम राइफल के जवान JCOs NCOs के हित में काम करेंगे। ज़्यादा न कहकर वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा न कहकर आसाम राइफल की जय, आर्यवा की जय, जय हिंद।